हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का 13वां लेक्चर है। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो 3 है बीएसए का, उसके संबंध में जो सबूत के विषय में बात करता है और उसके अंडर में चैप्टर नंबर 3 आता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 3 है बीएसए में, ये है आपका सेक्शन 51 से लेकर 103 सेक्शन तक। और इसमें जो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6, यानी 3 चैप्टर इस भाग 3 में यानी पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, सबूत के विषय में बात करता है ये कि किन सबूत को साबित करना आवश्यक नहीं है, किन को किस तरीके से साबित करना है, सबूत का भार जो है वो किस पे रहेगा, इनके संबंध में ये बात करता है। और किसके संबंध में न्यायालय जो है वो प्रिजम्पशन करेगा, ये पार्ट 3 बात करता है। अब इसी में जो चैप्टर नंबर 3 है वो बात करता है यहाँ पर ऐसे फैक्ट के बारे में जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। यानी यहाँ पर ये मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है यहाँ पर कि किन तथ्यों को, यहाँ पर यही लगा दीजिए कि किन तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये यहां से मेंस का क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको यहां पर जो चैप्टर 3 है आपका सेक्शन 51 से लेकर 53 तक, ठीक है, और ये आपका चैप्टर जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें भी ये चैप्टर नंबर 3 ही था। ठीक है ना, उसमें भी ये चैप्टर नंबर 3 ही था, लेकिन सेक्शन थी उसमें 56 से लेकर 58 तक। तो यहां पर जो चैप्टर है, अब इसमें पूरे चैप्टर की हर सेक्शन 51, 52, 53 ये तीनों सेक्शंस को आपको मेंस के इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, बाकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो 52 सेक्शन है उसमें से कुछ पूछ लिए जाते हैं फैक्ट की कौन में से किसके संबंध में न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर बात आती है कि ऐसे फैक्ट जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, उसके संबंध में सेक्शन 51 यहां पर क्या प्रोविजन करती है। सेक्शन 51 यहां पर देखो, पहले तो ये बात जो कि ऐसे फैक्ट जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये प्रोविजन किया क्यों गया है, क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं कि हर फैक्ट को जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं, ऑफिशियल होते हैं, ठीक है ना, उनको हर किसी फैक्ट को अगर साबित करने लग जाएंगे ना, तो उसमें कोर्ट की जो टाइमिंग है ट्रायल की, अपने वाद के निस्तारण कहते हैं डिस्पोजल ऑफ केस की, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हर फैक्ट को कोर्ट में साबित करना आवश्यक नहीं है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनके संबंध में कोर्ट को ये खुद वहां पर जो है उनके संबंध में ध्यान देना होता है, खुद पता करना होता है कि ये जो फैक्ट है। अब जैसे मान के चलो, अब कोई ए नामक व्यक्ति है, उसने वो बी मतलब शेर को, यहाँ पर शेर को जो है उसने टारगेट किया, लेकिन गोली लगी बी को। अब यहां पर शेर के संबंध में ज्यादा फैक्ट, अगर इतना शेर है, ये शेर के संबंध में अगर ज्यादा कोर्ट में इस बात पे ही बहस हो जाए, शेर था कैसा नहीं था, है ना, तो उसका कलर कैसा था, है ना, तो इसके संबंध में कोर्ट को ये थोड़ी ना बताया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, यानी जब भी कोई घटना घटती है और उस घटना से संबंधित जो भी ऐसी ऑफिशियल चीजें आती हैं जहां पर कोर्ट को खुद ही ध्यान देना होता है उन बातों पर, तो वहां उन बातों पर केस के दौरान मतलब उन बातों पर बहस नहीं होती है, ठीक है, ना ही उन फैक्ट को वहां पर साबित करना होता है। चाहे वो अब ये जो फैक्ट रहेंगे कि जैसे नेशनल फ्लैग है ना, कि इसने झंडे को, यहाँ पर झंडे का अपमान किया है, झंडे के अपमान से संबंधित है ना, या जला दिया है, तो अब झंडा कैसा था, तो भारत का झंडा कैसा था कैसा नहीं था, उसमें इसके संबंध में उसको प्रूफ देना, तो ये सब चीजें ये केस की टाइमिंग को बढ़ा देती हैं।
तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, हर फैक्ट को कोर्ट में साबित करना जरूरी नहीं, कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको कोर्ट जो है खुद संज्ञान लेता है, खुद उनको ध्यान देता है उनके बारे में और खुद पता करता है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित अब जो सेक्शन यहाँ पर 51 है वो बात करता है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। अब यहां से दो चीजें शब्द आपको पकड़ना है, पहला है न्यायिक रूप से, न्यायिक रूप से, और दूसरा है अवेक्षणीय तथ्य। अवेक्षणीय तथ्य का मतलब है नोटिसिएबल, नोटिसिएबल फैक्ट, नोटिसिएबल फैक्ट। नोटिसिएबल का मतलब यहां पे क्या है, एक तरह से ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य तथ्य, ध्यान देने योग्य तथ्य कौन से, जो न्यायिक रूप से हैं। न्यायिक रूप से का मतलब है जिनको न्यायालय यानी जिन फैक्ट के संबंध में कोर्ट ध्यान देता है या ध्यान कोर्ट के द्वारा ध्यान देने योग्य जो फैक्ट हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है, यानी उनके संबंध में कोर्ट ध्यान देगा, तो ऐसे फैक्ट को साबित करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो बात है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य यानी नोटिसेबल फैक्ट को साबित करना आवश्यक, तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, तो जिस फैक्ट की कोर्ट न्यायिक अवेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। अब जुडिशियल नोटिस करेगा का मतलब आप समझ ही गए कि जुडिशियल मतलब न्यायिक रूप से न्यायालय के द्वारा, अवेक्षा मतलब ध्यान देना, यानी जिन फैक्ट की न्यायालय खुद ही न्यायिक रूप से अवेक्षा करेगा यानी न्यायिक दृष्टिकोण से उनको देखेगा, ध्यान देगा, उनको साबित करना आवश्यक नहीं होगा। अब ये जो न्यायिक अवेक्षा फैक्ट है, मतलब न्यायिक अवेक्षा जो शब्द है, इसका मतलब जो है हो गया कोर्ट को, कोर्ट के द्वारा मतलब न्यायिक सूचना प्राप्त करना, यानी जो भी फैक्ट 52 में दे रखे हैं उनके संबंध में न्यायिक सूचना प्राप्त करना, यानी खुद ही न्यायालय के द्वारा उनके संबंध में न्यायिक सूचना प्राप्त करना। या फिर आप कह सकते हो कि न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश द्वारा किसी तथ्य को साबित मान लेना, ठीक है ना। न्यायाधीश के द्वारा किसी तथ्य को साबित मान लेना, ठीक है ना, स्वयं के द्वारा ही। और इसके संबंध में देखो, जब यहाँ पे न्यायिक अवेक्षा कर रहा है न्यायालय, तो वैसे जिस फैक्ट के संबंध में, और जबकि जो एविडेंस कहता है, एविडेंस का जो रूल है, रूल ये कहता है, एविडेंस का रूल ये कहता है कि सभी तथ्यों को या तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा यानी या तो ओरल एविडेंस के द्वारा या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा यानी दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा क्या करना होगा, साबित किया जाना चाहिए, है ना। सभी तथ्यों को या तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना चाहिए। तो ये जो रूल है, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है सेक्शन 51 से लेकर के 52, 53। तो यहां पर ये फैक्ट ऐसे हैं, ये सभी फैक्ट में नहीं है, यानी कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है, तो इस रूल का ये एक्सेप्शन है। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे थे कि न्यायिक अवेक्षा जो है उसमें एक स्टीफन महोदय ने कहा है न्यायिक अवेक्षा के संबंध में, स्टीफन महोदय ने ये कहा है कि कुछ फैक्ट जो है ना वो अपने आप में ही, कुछ फैक्ट स्वतः मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप में ही इतने विख्यात होते हैं, इतने विख्यात यानी फेमस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो इतने सर्टिफाइड रूप से, इतने प्रमाणित तरीके से
इतने प्रमाणित रूप में प्रसिद्ध और प्रकाशित होते हैं कि उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यहां पर अभी ये बात अधूरी है। उन्होंने ये बात कही कि न्यायालय यदि उन तथ्यों को, तथ्यों को नहीं भी जानता है, मतलब नहीं जानता है, तो उनकी जानकारी स्वयं बिना सबूत के प्राप्त कर सकता है। ऐसे जो फैक्ट हैं वो न्यायिक अवेक्षित होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा जो न्यायिक अवेक्षा इसमें शब्द है, इसको परिभाषित किया था शशि नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अवेक्षा का जो अर्थ है, इस न्यायिक अवेक्षा का जो अर्थ है वो है कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा किसी फैक्ट को यानी किसी तथ्य को बिना किसी सबूत के साबित मान लेना, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गई आपकी सेक्शन 51 से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड, और मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से भी आपने कंप्लीट कर ली। अब बात आती है कि ऐसे फैक्ट का लिस्ट कहां दी हुई है जिनके संबंध में कोर्ट जुडिशियल नोटिस जो है वो लेगा। ठीक है ना। कोर्ट जिनके संबंध में जुडिशियल नोटिस लेगा उनकी लिस्ट सेक्शन 52 में दी हुई है। तो वे फैक्ट जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा यानी जुडिशियल नोटिस लेगा, यानी खुद ध्यान देगा उन पर, या बिना किसी सबूत के इनको स्वीकार करेगा। तो यहां पर लिस्ट दी हुई है। आप देखेंगे यहां पर कि न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। अब यहां पर जो बीएसए है इसमें कुछ फैक्ट यहां पर ऐसे हैं जिनके संबंध में नया प्रावधान किया गया है या नया जोड़ा गया है, और कुछ ऐसे हैं जो हटाए गए हैं। ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे यहां पर है कि भारत के राज्य क्षेत्र में लागू समस्त विधियां, यानी जो भी जितने भी लॉ हैं, ऑल लॉ इनफोर्स हैं, लागू हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में। यहीं तक था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब इसमें जो शामिल कर दिया गया है बीएसए में, वो इसमें शामिल कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत में भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर प्रचलित विधियां सम्मिलित हैं। तो ये जो अब प्रेजेंट में जो न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसके संबंध में ऐसी विधियों के संबंध में भी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा लेगा जो भारत के बाहर भी लागू हैं। ठीक है। दूसरा इसमें यहां पर आप पॉइंट देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर नया जोड़ा गया है बीएसए में। भारत के द्वारा किसी देश से या अनेक देशों के साथ में जो भी इंटरनेशनल जो है यहां पर एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होती है मतलब, है ना, और अभिसमय यानी कन्वेंशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगम होते हैं, ठीक है ना, एसोसिएशंस बोलते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशंस, या अन्य निकायों में, निकाय मतलब अदर बॉडीज, उसमें भारत के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं
उनके संबंध में भी न्यायालय क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। तीसरा यहां पर आप देखेंगे, भारत की संविधान सभा, भारत की संसद पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल यानी इंडियन जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके कार्यवाही का, है ना, जैसे संसद की कार्यवाही है उसका अनुक्रम, उसका सीक्वेंस, यानी सत्रों का जैसे सत्रावसान होता है, उनके संबंध में कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, कब सत्रावसान होता है, कब विघटन होता है, और कब वोटिंग होती है, तो सारी कब स्पीच होती है, इन सभी के संबंध में क्या जुडिशियल मतलब कोर्ट जो है क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है, जितने भी कोर्ट हैं भारत में, उन सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, इनकी जो सील है, मुद्राएं हैं, ठीक है ना, उसके संबंध में भी कोर्ट न्यायिक अवीक्षा लेगा। नेक्स्ट है फिर नावधिकरण, नावधिकरण मतलब जो नेवी से रिलेटेड है, एडमिरल्टी और समुद्रीय अधिकारिता यानी मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन वाले जो कोर्ट हैं उनकी, ठीक है ना, इनके संबंध में भी क्या करेगा, न्यायिक अवीक्षा लेगा। और नोटेरी पब्लिक की मुद्राएं, तो जो एडमिरल्टी और मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट्स की मुद्राएं और नोटेरी पब्लिक की मुद्राएं, तो देखो जो इससे फोर्थ पॉइंट था उसमें भी मुद्राएं यानी सील्स के बारे में बात की गई थी, और यहाँ पर 5 वाले पॉइंट में भी सील के बारे में बात की गई है। और इसमें वे सब सील भी शामिल हैं, मुद्राएं भी, जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी एक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले किसी रेगुलेशन, तो एक्ट या रेगुलेशन द्वारा उपयोग करने के लिए जो प्राधिकृत है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, तो उन सब मुद्राओं के बारे में भी कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहां पर 6 पॉइंट में, वो है किसी स्टेट में किसी पब्लिक पोस्ट है, उस पब्लिक पोस्ट पर लोक पद पर कोई व्यक्ति आसीन है, आरूढ़ मतलब कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, वहां उस लोक पद पर बैठे व्यक्तियों के कोई भी पदारोहण है उनका, है ना, जिसको बोलते हैं ऑफिस, उनका एक्सेशन टू ऑफिस, उनका एक्सेशन टू ऑफिस है, उनका नाम, उनकी उपाधियां यानी उनका टाइटल्स, उनके कृत्य यानी फंक्शंस, और उनके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर्स, ठीक है ना। यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किया गया है, तो उस लोक पद पर बैठे व्यक्ति के इन सब के बारे में, उसके एक्सेशन टू ऑफिस के बारे में, उसके नाम, उसकी उपाधि, उसके कृत्य, उसके हस्ताक्षर के बारे में भी जुडिशियल नोटिस लेगा। उसके बाद 7 पॉइंट है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी देश हैं या सॉवरेन के अस्तित्व के बारे में या उसकी उपाधि के बारे में और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में न्यायालय न्यायिक अवीक्षा लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइम जोन के बारे में, यानी जो डिवीजन ऑफ टाइम है उसके बारे में, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग यानी जो ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड है उसके बारे में, और शासकीय राजपत्र में जो नोटिफाइड होते हैं पब्लिक फेस्टिवल्स उनके संबंध में, उपवास के बारे में, अवकाश के दिन के बारे में, संडे मंडे ये सब के बारे में, ठीक है ना, पब्लिक फेस्टिवल होली दीपावली ये हो गए, उपवास के बारे में, इन सब के बारे में, टाइम जोन हो गए, ठीक है ना, कितने बजे है, रात है, सुबह है, ठीक है ना। फिर टाइम जोन में आप पृथ्वी के भौगोलिक डिवीजन आप कर दीजिए, मकर रेखा से इधर के कर दीजिए, कर्क रेखा से इधर के कर दीजिए, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में न्यायालय जो है वो न्यायिक अवीक्षा लेगा, यानी इनको साबित करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का राज्य क्षेत्र, यहां पर जो 9th पॉइंट है भारत का राज्य क्षेत्र। इससे पहले यहाँ पे डोमिनियन की बात थी, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में
यहाँ पे डोमिनियन की बात थी कि भारत के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, तो अब आधिपत्य वाला जो यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि अब डोमिनियन की बात नहीं है। तो भारत का यहाँ पर राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर है भारत सरकार और अन्य किसी देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच जो भी संघर्ष वगैरह चल रहे हैं, प्रारंभ है, चालू रहना या उनके समाप्त होना। तो भारत पाकिस्तान का मान के चलो कोई युद्ध हुआ है, 1947 के हैं, 1961 का, चीन का 62 का, ठीक है ना, इस तरह से 1971 के हो, कोई भी युद्ध है तो उनके संबंध में उनका प्रारंभ, चालू रहना, उनका समापन के बारे में न्यायालय न्यायिक अवीक्षा जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर है नेक्स्ट 11वां, कोर्ट के सदस्य, उनके ऑफिसर्स अधिकारी और उनके उपपदीय और अधीनस्थ अफसर, ठीक है ना, यानी उनके डिप्टीज और सबॉर्डिनेट्स और उनके सहायक यानी उनके असिस्टेंट्स और उसकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसर्स, यानी आदेशिका का मतलब हो गया उनकी प्रोसेस के, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले जितने भी ऑफिसर है उन सबके भी, और सभी अधिवक्ताओं के और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम के बारे में, ठीक है ना, तो इनके बारे में न्यायिक अवीक्षा लेगा कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है भूमि या समुद्र पर मार्ग के जो नियम है, तो भूमि के नियम है, ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं, समुद्र से संबंधित समुद्र के मार्ग के नियम है उनके संबंध में। उसके बाद में यहाँ पर इतने जो दिए हुए हैं, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि उन सब अधिवक्ताओं के, तो इससे पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वहां पे अधिवक्ता के साथ साथ में वर्ड था अटॉर्नी, प्रॉक्टर, वकील, प्लीडर, है ना, उन सबको हटा करके यहाँ पर केवल एक वर्ड रखा गया है अधिवक्ताओं के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि इन सब के बारे में तो न्यायालय न्यायिक अवीक्षा लेगा ही लेगा, साथ ही साथ में यहाँ पर ये कह रहा है कि कोर्ट उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामलों में और लोक साहित्य हो गया, लोक इतिहास हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, ठीक है ना, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, इन सब के विषयों में भी कोर्ट क्या करेगा, जितने भी उपयुक्त निर्देशित पुस्तक हैं, बुक्स वगैरह हैं या दस्तावेजों की सहायता वो ले सकता है, ठीक है ना, इन सब के संबंध में और ऊपर जो दिए गए हैं उनके संबंध में न्यायिक अपेक्षा तो लेगा, है ना, यानी कोर्ट खुद उनको जो है अपने किसी सोर्स के द्वारा उनको खुद देखेगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट अपने दिमाग से ये काम करेगा, कोर्ट इनके संबंध में अगर उसको टाइम जोन नहीं पता है तो वो बुक्स ले लेगा ज्योग्राफी की, वहां से वो टाइम जोन देख लेगा कि हाँ ये, ऐसा नहीं कि इसको पक्षकारों को साबित करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कोर्ट से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यहाँ पर ये और चीज दी हुई है एक्स्ट्रा कि कोर्ट से अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि इस पॉइंट पर या इस सब्जेक्ट पर आपको न्यायिक अपेक्षा लेनी है और वो प्रार्थना करता है, कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट से वो ये कह रहा है कि आप खुद ही, मेरे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं है, आप ये बुक खुद ही मतलब यहाँ से आप जो प्रोवाइड करा लीजिए और देख लीजिए कि इसमें ये चीज है कि नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास में ऐसा कोई नहीं, तो वहां पर कोर्ट से ये न्यायिक अपेक्षा की मांग की जाती है, रिक्वेस्ट। तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, तो न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकता है। तो वहां पर क्या है कि कोर्ट ये कहेगा कि आप बुक्स वगैरह रेफरेंस कुछ हम दीजिए, हम खुद देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तब तक जो है अगर प्रार्थना की जाती है तभी जो कोर्ट वो करेगा, न्यायिक अपेक्षा वहां पर लेगा। तो ये चीज है, तो इसके संबंध में प्रावधान हो गए। और तीसरा हो गया इसमें जो 53 सेक्शन है, यहां पर स्वीकार किए जाने वाले तथ्य हैं, यानी स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब कोई फैक्ट जो आपस में पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, उनको भी वहां पर साबित करना आवश्यक नहीं है। किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके एजेंट या तो सुनवाई पर, ठीक है ना, एक तो एक हियरिंग के दिन पे सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, एग्री हैं, या दूसरी कंडीशन ये है
कि सुनवाई के समय तो वो कोर्ट के सामने ही स्वीकार कर लेते हैं, या फिर जिसे वे सुनवाई से पहले कैसे स्वीकार कर रहे हैं, वो अपने अपने सिग्नेचर करने के बाद में लिख करके दे रहे हैं, ठीक है ना, लिख करके वो स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन है, या फिर जिसके बारे में वे अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्तन नियम के अधीन, यानी जो भी प्लीडिंग से संबंधित रूल है ना, उनके अधीन ये समझ लिया जाता है उन फैक्ट के बारे में जिसके बारे में कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है का मतलब ये है कि या तो वो वादी है तो उसने प्लेंट में वो चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं, ठीक है ना, या वो प्रतिवादी है तो उसने लिखित कथन में, रिटन स्टेटमेंट में उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो प्लीडिंग के रूल का मतलब ये है, या तो वाद पत्र में स्वीकार कर लिया गया है या लिखित कथन में स्वीकार कर लिया गया है उनके द्वारा, पार्टीज के द्वारा या उनके एजेंट के द्वारा, ठीक। परंतु यहां पर कोर्ट ये कह रहा है कि कोर्ट अगर जो ऐसे स्वीकार कर लिए जाते हैं जिन फैक्ट के बारे में, उन फैक्ट का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। अब यानी यहां पर उन्होंने जिन फैक्ट को स्वीकार कर लिया है पार्टीज ने या उनके एजेंट ने, उन फैक्ट के बारे में वो स्वीकृति के द्वारा साबित तो नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब आपसे साबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई ना कोई अगर मोटिव है, मान के चलो कोई मोटिव छुपा है, तो अन्यथा होगा ना, अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। कोई यहां पर वो कोल्यूजन कर सकते हैं, है ना, कपट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है इनको वो अन्यथा साबित अगर कोई कर देता है तो फिर वो अन्यथा साबित करने की वो यहां पर अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कर सकता है, ठीक है ना। कोर्ट की दुर्भावना से तो नहीं इन्होंने एग्री किया है, कोर्ट की टाइमिंग मतलब मिली भगत तो नहीं है इनकी आपस में, उस वजह से तो नहीं किया है। तो इस तरह से यहां पर जो है ये जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो यहां पर खत्म होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट है चैप्टर, इसमें देखो एक और फैक्ट जो आता है वो आता है यहां पर जो न्यायिक अपेक्षा या जिनको साबित करना आवश्यक नहीं होता है उनके संबंध में भी एक अगर पॉइंट और आप बढ़ाएंगे मेंस के क्वेश्चन में तो वहां पर बढ़ा सकते हैं उपधारणीय तथ्य, उपधारणीय तथ्य, ठीक है ना। प्रिजम्पशेबल जो फैक्ट होते हैं, यानी जिनकी न्यायालय प्रिजम्पशन कर लेते हैं, वहां पर भी साबित करना आवश्यक नहीं होता है उस पक्षकार को, है ना। तो यहां पर ये फैक्ट भी आप जो है, एक तो हो गया जो जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा लेगा, दूसरा वो हो गया जो स्वीकार कर लिए जाते हैं, और तीसरा ये हो जाएगा जिनके संबंध में न्यायालय, जिन फैक्ट की न्यायालय प्रिजम्पशन कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गए पॉइंट। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 आपका बात करता है सेक्शन 54 और सेक्शन 55, दो सेक्शन है इसमें, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर नंबर 4 से ही कोरिलेट है, लेकिन सेक्शन उसमें 59 और 60 दो सेक्शन है, ठीक है। अब यहां पर जो बात करता है ये चैप्टर नंबर 4, ये ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है, ठीक। तो यहां पे ओरल एविडेंस की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ओरल एविडेंस की डेफिनेशन एविडेंस में स्पेशली नहीं दी हुई है। जो आप सेक्शन 2 पढ़ते हो, सेक्शन 2(1)(e), उसमें एविडेंस की डेफिनेशन आप पढ़ते हो, और एविडेंस की डेफिनेशन में ही जो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है वहीं पे दे रखा है मौखिक साक्ष्य की परिभाषा, यानी मौखिक साक्ष्य कहलाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। यानी जिन तथ्य को न्यायालय के सामने जो है किया जाता है ना, तो वो मौखिक साक्ष्य वहां पर जो है परिभाषा दे रखी है, आप वहां पे पढ़ेंगे। तो मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस की डेफिनेशन तो यहां पर हो गई 2(1)(e) और इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3, इसमें मौखिक साक्ष्य की डेफिनेशन यहां पर
दे रखी है। यानी जो स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट जो न्यायालय अपने समक्ष में जो विटनेस के द्वारा वहां पर करने की परमिशन देता है कोर्ट, या एक्सपेक्टेशन करता है, ठीक है ना, जो कोर्ट के समक्ष मामला है उसके संबंध में, तो वो क्या रहता है, ओरल एविडेंस कहलाता है। ठीक है, तो ओरल एविडेंस की डेफिनेशन तो वहां से हो जाएगी। और दूसरा इसमें ओरल एविडेंस से रिलेटेड एक प्रोविजन आप यहां से भी लिखेंगे, जो सेक्शन 125 है, सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए का सेक्शन 125, जिसमें मूक साक्षी की बात की जाती है। यानी जब वो बोलने में असमर्थ होता है साक्षी, तो वो अपना बयान जो है वो लिख करके देता है ना, तो इस तरह से उसका जो साक्ष्य है वो कैसा साक्ष्य कहलाता है, मौखिक साक्ष्य कहलाता है। संकेतों के द्वारा, यानी जिन ऐसे उनके द्वारा जिसके वो बोधगम्य बना सकता है, टेंजिबल बना सकता है ना, तो वह साक्ष्य जो है कहलाता है मौखिक साक्ष्य। तो वहां पर भी बात की गई है। एक और बात की गई है मौखिक साक्ष्य के बारे में, जो मौखिक साक्ष्य के दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन जो किया जाता है, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है ना, तो वहां पे आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 6 है, दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, तो वहां पर भी ये दे रखा है। अब उसके बाद में यहां पर जो बात आती है वो बात आती है मौखिक साक्ष्य की, कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा फैक्ट को साबित किया जाना। तो कौन से फैक्ट साबित किए जाएंगे, ये बात आती है यहां से। तो ये कह रहा है कि दस्तावेज से संबंधित जो है उनको छोड़ करके, यानी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्ट हैं, सभी फैक्ट वो ओरल एविडेंस द्वारा साबित किए जा सकेंगे, किए जाएंगे नहीं है, किए जा सकेंगे। ठीक है ना, मे बी प्रूव्ड है। ठीक, और दूसरा ये कह रहा है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, यानी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, ये कह रही है सेक्शन 55, जो कि आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 60 है। इसके अनुसार मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी ही क्यों हो, कैसी ही क्यों ना हो, कौन क्या अवस्थाएं, मौखिक साक्ष्य वहां पर कैसा होगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होगा। ठीक है ना, तो मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में प्रत्यक्ष ही होगा। अब प्रत्यक्ष कैसे होगा, प्रत्यक्ष में चाहे तो वो देखा जाने वाला हो, चाहे सुना जाने वाला हो प्रत्यक्ष के रूप में, या इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य बनाया जाने वाला हो। ठीक है ना, तीनों ही कंडीशन में से साक्ष्य वो कैसा ही रहा हो। यानी यदि यह साक्ष्य किसी देखे जा सकने वाले फैक्ट के बारे में है, तो फिर जिसने उसे देखा है तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो ये कहता है कि उसने उसे देखा है ना। तो अगर देखे जा सकने वाला फैक्ट है, तो जिस साक्षी ने उसे देखा है फैक्ट को, उसका एविडेंस ही जो यहाँ पर मौखिक साक्ष्य रहेगा। किसी सुने जा सकने वाले फैक्ट के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो ये कहता है कि उसने उसे सुना। तो जिसने देखा, जिसने सुना, वो प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है। अब किसी ऐसे फैक्ट के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों के द्वारा, यानी सेंस के द्वारा, या फिर किसी अन्य रीति से, यानी इन एनी अदर मैनर के द्वारा उसे बोध हो सकता था, है ना, यानी परसीव्ड किया जा सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो ये कहता है कि उसने उसका बोध, यानी उसे परसीव्ड किया था उस इंद्री के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, या उस रीति से किया था। ठीक है ना, जो जिस रीति को वो उल्लेख करता है, या फिर किसी राय के बारे में है ना, किसी राय के, ओपिनियन के, या उन आधारों के बारे में है जिन पर वह राय आधारित है, उनके बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही एविडेंस माना जाएगा जो वो है राय, यानी ओपिनियन उन आधारों पर धारित करता है, होल्ड करता है। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में
दी हुई हैं और वे आधार ग्राउंड्स जिन पर ऐसी ओपिनियन आधारित हैं, यदि उनका पुस्तक पर जो पुस्तक में है राय और वह रचयिता जिसने पुस्तक लिखी है वो मर गया है या वो मिल नहीं सकता है या फिर वो उस एविडेंस देने के लिए वो इनकेपेबल हो गया है या उसे इतने विलंब या खर्चे के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है कि अगर उसको बुलाया जाएगा तो बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा या बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि बुलाया जाएगा तो बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा या खर्चा हो जाएगा, तो ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किया जा सकता है। ठीक है ना। परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व के या दशा के बारे में है ना, यानी किसी वो ऐसे है कि वो पत्थर पे निशान है या किसी भौतिक पेड़ पे निशान है, अंगूठी है, यानी कोई भी ऐसी चीज है जो भौतिक चीजें हैं, उस भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझता है तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए पेश किया जाना अपेक्षित कर सकता है। तो ये मौखिक साक्ष्य को देने के संबंध में यहाँ पर प्रावधान है कि कब वो प्रत्यक्ष माना जाएगा, किन व्यक्तियों के द्वारा उसको दिया जाना चाहिए, और जब उन व्यक्तियों के द्वारा उसको दिया जाएगा तभी वो प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सभी अवस्थाओं में यहां पर जो प्रोवाइजो है वो भी इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है ना, दोनों ही प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है इसके। अब ये जो सेक्शन 55 है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो किसी व्यक्ति ने मौखिक साक्ष्य दिया जिसने उसे देखा है, ठीक है, जिसने उसे सुना है, इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य किया है। तो अब अगर उसने उसे देखा नहीं है ना, और किसी और से उसे सुना है, खुद नहीं सुना है, किसी और व्यक्ति से सुना है उस घटना के बारे में और तब वो उसे देता है, तो वो कहलाता है अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य जिसको बोलते हैं हियर से एविडेंस। अब जैसे ए नामक व्यक्ति ने घटना के बारे में बी को बताया और बी ने जाके फिर सी को बताया, तो ये जो बी का बयान है वो हियर से एविडेंस है, यानी इसने खुद नहीं देखा है, खुद नहीं सुना, इसने किसी और से सुना फिर जाके उसको सी को बताया यानी कोर्ट को बताया। ठीक है, तो इसका जो साक्ष्य है वो हियर से एविडेंस होगा, अनुश्रुत साक्ष्य। ठीक है, तो अनुश्रुत साक्ष्य जो है यहां पर ये जो चैप्टर है ये अनुश्रुत साक्ष्य से संबंधित है और उसका ये एक्सेप्शन यहां पर ये बात करता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो ये कहती है कि जो अनुश्रुत साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य जो है वो क्या होते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, और इसी में अनुश्रुत साक्ष्य की डेफिनेशन में टेलर महोदय हैं, उन्होंने भी अनुश्रुत साक्ष्य को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि अनुश्रुत साक्ष्य जो है वो ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसकी साख ऐसे साक्ष्य होते हैं जो अनुश्रुत साक्ष्य हैं वो ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनकी साख क्रेडिट साक्षी को दी जाती है, साक्षी को दी जाती है, तथा जो स्वयं उसका मूल्यांकन नहीं करता, स्वयं उसका मूल्यांकन नहीं करता, इवैल्यूएशन नहीं करता, बल्कि उसका मूल्यांकन अन्य व्यक्ति
अन्य व्यक्ति की योग्यता और मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये है, ये टेलर महोदय ने बताई थी अनुश्रुत साक्ष्य के संबंध में। तो अब ये जो अनुश्रुत साक्ष्य है, अब यहां पर ये जो सेक्शन कह रही है वो कह रही है कि अनुश्रुत जो मौखिक साक्ष्य वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना, यानी अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया सुना सुनाया किसी और के द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब अपवर्जन क्यों करना चाहिए, एक्सक्लूजन क्यों करना चाहिए हियरसे एविडेंस का? क्योंकि जो न्यायालय है, कोर्ट है, यानी कोर्ट के समक्ष में क्या हो जाना चाहिए, कोर्ट के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य जाना चाहिए, है ना। कोर्ट के समक्ष कैसा साक्ष्य जाना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य जाना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर जो 55 सेक्शन है वो सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर भी आधारित है ना। अब यहां पर जो हियर से एविडेंस है, हियर से जो एविडेंस है अनुश्रुत साक्ष्य है, वो इनएडमिसिबल क्यों किया जाता है, यानी अग्राह्य क्यों किया जाता है? तो उसके कुछ कारण भी हैं, कुछ आधार भी हैं, है ना। क्या आधार हैं? क्योंकि जो हियर से एविडेंस होता है उसमें प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाती। तो प्रति परीक्षा का क्या होता है, अभाव होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। परीक्षण में, उसके ट्रायल में, उसकी एग्जामिनेशन में, परीक्षण में विलंब, है ना, विलंब होता है। तीसरा यह है कि उसके शपथ पर कथन नहीं होते हैं। शपथ पर कथन न होने के कारण वो है क्या बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, तो असत्य होने की संभावना रहती है उसकी। ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में जालसाजी को, यानी किसी ने कुछ बात कही झूठी मोटी और फिर उसने उसे बता दिया, तो मिली भगत से और इस तरह से जालसाजी फॉर्जरी को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। और इसका जो एविडेंशियरी वैल्यू है, साक्ष्यिक मूल्य जो है, साक्ष्यिक मूल्य कैसा रहेगा इसका, दुर्बल या कमजोर। ठीक है ना। एविडेंशियरी वैल्यू भी इसका बहुत महत्व का नहीं रहता है। लेकिन अनुश्रुत साक्ष्य की फिर एक्सेप्शन की बात आती है। तो इस अनुश्रुत साक्ष्य के एक्सेप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? जब हियर से एविडेंस जो है क्या माना जाएगा, रिलीवेंट माना जाएगा, है ना, रिलीवेंट माना जाएगा और एडमिसिबल होगा यानी ग्राह्य होगा। तो वो कौन सी कंडीशन है? तो इसमें पहली कंडीशन है सेक्शन 4 की, है ना, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 थी रजिस्ट्री से संबंधित। फिर उसके बाद में एडमिसिबल यानी स्वीकृतियां, अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां, है ना, यानी जो सेक्शन 15 से लेकर के 24 सेक्शन तक हम पढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसमें मृत्युकालिक कथन जो है, इसी में मृत्युकालिक कथन भी आ जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन। मृत्युकालिक कथन जो आपका धारा 26 से कोरिलेट है। तो इसमें मृत्युकालिक कथन से संबंधित जो बयान है वो आ जाएंगे। फिर पूर्व कार्यवाहियों के कथन, पूर्व कार्यवाहियों के कथन वो भी आ जाएंगे धारा 27 से रिलेटेड। ठीक है ना। और फिर इसमें सेक्शन आप पढ़ेंगे जो लेखा पुस्तकों की बुक्स वगैरह होती हैं, जिनको बोलते हैं
लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, है ना, प्रविष्टियां जो सेक्शन 28 बीएसए और 34 एविडेंस में उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मृत विशेषज्ञ हैं ये 34, 35 और इधर 28, 29 ये दोनों से रिलेटेड है। फिर मृत विशेषज्ञ जो हैं उनकी पुस्तकों में के कथन जो हैं वो, यानी सेक्शन 55 का प्रोवाइजो जो है, यानी परंतुक। तो इस तरह से ये आपका एक मेंस के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो हियर्स एविडेंस आपका कंप्लीट हो गया। होता क्या है, टेलर महोदय की डेफिनेशन भी बता दी, अलग से भी बता दिया। दूसरा इसमें आपको ये बता दिया कि हियर्स एविडेंस जो है वो उसकी इनएडमिसिबिलिटी के ग्राउंड क्या है, फिर उसके एक्सेप्शन भी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और मौखिक साक्ष्य से संबंधित चीजें बता दी हैं। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसका भी बता दिया है। तो ये मौखिक साक्ष्य का प्रश्न हो गया। फिर एक जुडिशियल नोटिस लेटर। तो 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए मेंस के हिसाब से। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, ठीक है। तो अब यहां से जो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।